दोस्तों, एक युवक दुबई में काफ़ी दिनों रह करके बहुत बढ़िया पैसा कमाया। बढ़िया पैसा कमाने के बाद जब वे वापस अपने देश आता है तो उसकी शादी एक बेहद ही खूबसूरत और हसीन लड़की के साथ हो जाती है। और शादी होने के बाद जब वे युवक दोबारा दुबई जाता है तो वहाँ पर उसका मन नहीं लगता है और वे वापस भारत लौट आना चाहता है और यही कुछ काम करके अपना जीवन यापन करना चाहता है। दोस्तों, जिस कंपनी में वो ये काम करता था उस कंपनी में उस युवक के न रहने पे उस कंपनी का बहुत ही नुकसान हो जाता था, क्योंकि वे उस कंपनी में सालों से काफ़ी अच्छा अनुभवी इलेक्ट्रीशियन हो गया था। उसके बिना वे कंपनी का कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता था। और वे जब ये बात अपने मालिक से बताता है कि सर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने पत्नी के साथ रहूँगा और वहीं पे कुछ छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करूँगा, तो उसके मालिक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसका अपने मैनेजर से कहता है कि कुछ जुगाड़ लगा करके इसकी पत्नी को भी यहीं बुलवा लो, नहीं तो ये अगर चला जाएगा तो हमारा बहुत सारा फंस जाएगा, काम तय वक्त पे नहीं पूरा हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों, कंपनी वाले उसके पत्नी को भी दुबई बुला लेते हैं और दोनों साथ में अच्छे से और काफ़ी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आप पैसा कितना हो कमा लें, गल्फ कंट्री में कितनी भी पैसा आप कमा लें, लेकिन कभी भी अपनी पत्नियों को लेकर के दुबई या किसी भी मुस्लिम देशों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं होती। यह बात उस युवक को भी बखूबी पता था, इसलिए वह अपनी पत्नी को सबकी नज़रों से बचा करके रखना चाहता था। एक दिन अचानक जब उसकी पत्नी पर उसके फैक्ट्री के मालिक का नज़र पड़ता है तो वे उसके पत्नी पे दीवाना हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही रोचक, अद्भुत, दिल को छू लेने वाली और साथ में दिल को दहला देने वाली आज की जो सच्ची घटना है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए कृपया अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा और अनुरोध है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना न भूलें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फेसबुक पे वीडियो को शेयर करने की कृपया करें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार और सच्ची कहानियों पे आधारित वीडियो बना करके आपके मनोरंजन के लिए लाते रहें। दोस्तों, आइए अब वापस चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की है। जौनपुर का रहने वाला एक युवक होता है जिसका नाम सुधीर होता है। करीब 2001 से ही दुबई में रह करके काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है। दुबई से वो कई बार अपने घर आता है और वापस लौट जाता है। उसकी उम्र 30 वर्ष के करीब हो जाती है और वे जब 2012 में वापस अपने घर आता है तो वे सोचता है कि अब हमारी उम्र 30 साल हो गई है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पैसा तो अब काफ़ी कमा लिए। उसके बाद दोस्तों, सुधीर की शादी संध्या नाम की बेहद खूबसूरत हसीन लड़की से हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि अच्छे दिन गुजरते हुए टाइम नहीं लगता है। सुधीर और संध्या की शादी को हुए करीब 3 महीने हो जाते हैं और ये बात न तो संध्या को पता चलती है और न ही सुधीर को पता चलती है। और एक दिन ऐसा आता है कि सुधीर को वापस अपने काम पे जाने के लिए, यानी सुधीर को दुबई जाने का टाइम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, सुधीर अपनी पत्नी से कहता है कि अब तो 3 महीने हो गए, अब मुझे वापस अपने काम पे यानी दुबई जाना होगा। उसके बाद उसकी पत्नी भी काफ़ी निराश होती है। निराश होने के बाद ले जाता है, उसके मायके छोड़ आता है। मायके छोड़ने के बाद वे वापस दुबई अपने काम पर वापस चला जाता है। दोस्तों, दुबई में जो है सुधीर होता है वे बतौर हेड इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत था और वे जो है 10 साल से रहते हुए काफ़ी उसको अनुभव हो गया था और कंपनी के कई साइडों के बारे में और कंपनी के बहुत के जो क्लाइंट थे उन सब से सुधीर की काफ़ी अच्छी बनती थी और सभी उसको पहचानते थे। इसलिए कंपनी में सुधीर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, सुधीर जाता है। सुधीर को गए हुए करीब 1 हफ्ते ही हुए थे कि उसकी पत्नी एक दिन रात को फ़ोन करती है। रात को फ़ोन करने के बाद लगती है रोने, कहती है कि आपके बिना मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है और आप वापस आ जाइए। फिर सुधीर कहता है कि अरे आए तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो करीब 1 सप्ताह ही बीते हैं, इतनी जल्दी मैं कैसे आ सकता हूँ। अब तो 2 साल बाद ही हमें जो है घर आने के लिए छुट्टी मिलेगी।
तो सुधीर की पत्नी कहती है मैं नहीं जानती हूँ, आपको आना है तो आना है, आप जैसे मर्जी वैसे आइए, आपके बिना मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। तो सुधीर कहता है वही हाल तो मेरा भी है, लेकिन क्या कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए मुझे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ता है, मेरा भी मन यहाँ तुम्हारे बिना नहीं लग रहा है। उसके बाद दोस्तों सुधीर की पत्नी कहती है कि अरे वहाँ क्या पड़े हो, वापस आ जाइए इंडिया, यहीं पर आकर के एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल लीजिएगा और भी घरों में वायरिंग का काम करिएगा, तभी भी हम दोनों लोगों का जीवन यापन के लिए पैसा मिल जाएगा और हम दोनों लोगों का गुजारा बड़े ही आराम से हो जाएगा। ये बात जब उसकी पत्नी सुधीर को समझाती है तो सुधीर के दिमाग में ये बात जाती है और वह कहता है कि हाँ यार 10 साल हो गए, 10 साल में पैसा तो काफ़ी कमा लिया और अब जो है अगर महीने के 10 से 20 हज़ार रुपया भी कमा लेंगे तो भी हम लोगों का जीवन आराम से गुजर जाएगा। इसके लिए सुधीर अगले दिन जब जाता है अपनी कंपनी पे, अपने मालिक से कहता है कि सर मेरा हिसाब कर लीजिए, अब मुझे वापस इंडिया जाना है और वहीं पे अब रहना है। तो उसका मालिक जो होता है वो परेशान हो जाता है और सुधीर से कहता है कि सुधीर क्या तुमको परेशानी है, तुम्हारी और सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत है या तुमको और किस प्रकार की क्या आवश्यकता है, तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरी की जाएगी और तुम वापस इंडिया मत जाओ, यहीं पर रहो और नौकरी करो। तब सुधीर कहता नहीं सर पैसा तो मैं बहुत कमा लिया हूँ, अब जो है मुझे अपने पत्नी के साथ समय बिताना है और मुझे वापस अपने देश अब लौट जाना है और अपने परिवार के साथ वक्त बिता। यार सुधीर ऐसा मत करो और वापस घर मत जाओ। दोस्तों सुधीर बिना बताए वहाँ से आ भी नहीं सकता था क्योंकि उसका फंड बोनस कट रहा था और फंड बोनस में करीब उसके 4 से 5 लाख रुपए थे जो उसके कंपनी के ही द्वारा मिलने थे। तो सुधीर वहाँ से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि अगर वह सुधीर भाग आता तो उसका 5 से 6 लाख रुपया हो जाता। इसलिए सुधीर वहाँ काफ़ी रिक्वेस्ट करता रहा। फिर उसका मालिक जो होता है, कंपनी का जो मालिक होता है, वो अपनी कंपनी के मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि देखो सुधीर जो है घर जाना चाहता है, किसी तरह से किसी भी जुगाड़ से इसकी पत्नी को यहीं बुलवा लो और एक फ्लैट दे दो और रहने के लिए व्यवस्था कर दो ताकि सुधीर वापस घर न जाए। तो सुधीर तुम्हारी पत्नी को यहाँ रहने के लिए व्यवस्था कर दिया जाए, यहाँ बुला दिया, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी ना, तुम अपनी पत्नी के साथ यहाँ भी समय गुजार सकते हो। तब उसके बाद सुधीर मान जाता है। मैनेजर कहता है कि सर इसकी पत्नी को कैसे हम यहाँ दुबई में बुला सकते हैं। तो वो कहता है कि दुबई के रूल के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़े पद के ही लोग अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं, यहाँ मजदूर वर्ग के लोग कोई भी अपनी पत्नी को बुला करके नहीं रख सकते। गल्फ कंट्री में जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ पर ये नियम है कि वहाँ पर जो अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं वही लोग परिवार के साथ रह सकते हैं, बाकी जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं वहाँ अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि वे लोग अगर अपने परिवार के साथ रहेंगे तो वहाँ पे गंदगी फैल। कंट्री के जो भी शेख होते हैं वे सब काफ़ी खूबसूरत महिलाओं को देखते हैं, उनका वे शारीरिक और यौन शोषण ज़बरदस्ती किया करते हैं और वहाँ उन मजदूरों के मदद में कोई आता भी नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी अपनी पत्नी को लेकर के नहीं रहता है। और सुधीर जो है तैयार हो जाता है, वे उसकी फर्जी एक इंजीनियरिंग की डिग्री लगा करके और दुबई सरकार के पास सबमिट कर देती है और उसकी पत्नी का भी वीजा है। उधर दोस्तों सुधीर वापस गांव आता, पत्नी को लेकर के वापस चला जाता है दुबई। दुबई जब जाता है वहाँ पे कंपनी की तरफ 2 BHK का फ्लैट उसके मालिक की तरफ से सुधीर को दे दिया जाता है रहने के लिए। उसके बाद दोस्तों सुधीर ले जाता है अपनी घर गृहस्थी की जितने भी सामान थे, सामान खरीद करके उस फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों 2-3 दिन बाद जब आराम करने के बाद सुधीर अपने काम पे वापस लौटता है तो उस कंपनी का मैनेजर उसे देखता है तो सुधीर से कहता है क्यों सुधीर क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है। सुधीर कहता है हाँ सर आपकी मेहरबानी है, सब बढ़िया है। क्या मैनेजर कहता है कि मेहरबानी करने से काम नहीं चलेगा और यार कुछ पार्टी दो, दावत दो, तुम्हारी पत्नी आ गई है, तुम्हारी ज़िंदगी मौज से कट रही है, हमको पार्टी देनी पड़ेगी। तब सुधीर कहता है कि सर पार्टी की क्या बात है, जब कहिए तब जिस होटल में कहिए उस होटल में चल करके मैं आपको पार्टी देने के लिए तैयार हूँ। जो मैनेजर रहता है वो दोस्तों दक्षिण भारत का रहने वाला होता है, मद्रास का रहने वाला होता है, उसका नाम पारस रेड्डी होता है। पारस रेड्डी कहता है कि अरे यार होटल में तो हम हमेशा ही खाते हैं, 1.5 दिन हो गया है भारतीय खाना खाए हुए और अब तुम्हारी पत्नी के ही हाथ का खाना खाएंगे, यहाँ होटल में तो बहुत खाना खा चुके हैं, अब मन भर गया है, अब तुम्हारी पत्नी के ही हाथ का खाना खाएंगे। तब सुधीर कहता है सर कोई बात नहीं, जब कहिए तब जो है हम आपके लिए दावत का इंतजाम घर पे कर देते हैं। शुक्रवार के दिन छुट्टी रहती है, शुक्रवार के दिन शाम को
तुम अपने घर पे व्यवस्था करो, हम लोग वहीं पहुंचेंगे और तुम्हारे ही घर पे भोजन करेंगे। उसके बाद दोस्तों काफ़ी एहसानों तले दबा होता है, चूँकि पारस रेड्डी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सुधीर की पत्नी को दुबई लेके जाने में। चूँकि अगर फर्जी डिग्री नहीं लगाता तो सुधीर अपनी पत्नी को शायद कभी दुबई लेकर के नहीं जा पाता। उसके बाद दोस्तों शुक्रवार की शाम को पारस अपने 2 अन्य साथियों के साथ सुधीर के फ्लैट पर पहुंचता है। वहाँ पे खाना खाता है। खाना खाने के बाद पारस रेड्डी सुधीर से कहता है, यार तुम्हारी पत्नी खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है, अरे वे है कहाँ, उससे ज़रा हमको भी तो मिलवा दो, हम भी तो उससे मिल रहे हैं, देखें वो कैसी है। उसके बाद तब दोस्तों सुधीर इस बात से डरता था कहीं मैनेजर जो है उसकी पत्नी को देख गया और वे अगर जा कर के अपने मालिक से कह देगा, उसका मालिक अय्याश किस्म का था, कहीं ज़बरदस्ती उसके पत्नी को हड़प न ल और उसका यौन शोषण किया न करे। इस नाते सुधीर जो है मैनेजर को भी नहीं दिखाना चाहता था। फिर सुधीर कहता कि अरे सर, आपको तो पता है वे गांव की महिलाएं हैं, पर्दा करने वाली है, वे शर्मा रही है, आपके सामने कैसे आएगी। तो पारस रेड्डी जो होता है वे शराब के नशे में काफ़ी धुत था। कहा कुछ नहीं, आज जब तक तुम अपनी पत्नी का चेहरा दिखाओगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा। तुम्हारी पत्नी को बिना देखे मैं वो अपने कमरे पर जाऊँगा ही नहीं। उसके बाद दोस्तों थक हार के सुधीर जाता है अपनी पत्नी को पारस के सामने लेकर के आता है। जैसे ही सुधीर की दुल्हन पारस के सामने घूंघट उठाती है, वह पारस कहता है कि वाह, तुम्हारी पत्नी तो एकदम चांद का टुकड़ा है, अरे यार तुम कहाँ से इसको लेके आए हो, काफ़ी खूबसूरत पत्नी है तुम्हारी। संध्या जो है शर्मा करके अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। तब पारस कहता है, अरे जा कहाँ रही हो, इधर आओ, मेरे पास आओ, सुनो जरा। पारस जो अपने जेब से एक सोने की चेन निकालता है और संध्या को देने लगता है। उसके बाद संध्या मना करती है कि नहीं, ये क्या होगा। तब पारस कहता है कि देखो ये रस्म होता है और हम रस्म के तहत अपनी छोटे भाई की पत्नी को दे रहे हैं, तो ये सोने की चैन उसे ले लेने दो। संध्या भी मना करती है और सुधीर भी मना करता है, लेकिन जो है पारस ज़बरदस्ती सुधीर के हाथों में सोने का चैन पकड़ा करके चला जाता है। उसके बाद दोस्तों वे सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सुधीर की पत्नी कहती है कि देखिए अब तो आप लेकर के यहाँ चले आए, लेकिन आज के बाद किसी को भी कमरे पे लेकर के मत आइएगा, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, अनजान देश है, पता नहीं कौन किसकी क्या नीयत है, और कोई हमारे साथ अगर गलत हरकत करने लगे तो आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी, इस नाते को कमरे पर लेके मत आइएगा। उसके बाद दोस्तों सुधीर भी कहता है कि हाँ ठीक है, अगली बार से मैं इस बातों का एकदम ध्यान रखूँगा। उसके बाद दोस्तों शनिवार को जैसे ही वे अपने काम पर जाता है, वैसे पारस कहता है कि वाह भाई, तुम्हारी पत्नी के हाथों का खाना तो काफ़ी सुंदर था और जितनी खूबसूरत तुम्हारी पत्नी है उतनी ही खूबसूरत वे खाना बनाती है। अब यार हर शुक्रवार को खाना तुम्हारे ही घर पे होगा। सुधीर सुनता है, नज़रअंदाज करके हंस करके चल देता है, कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद दोस्तों रविवार के 11 बजे सुधीर अपने काम पे लौटा ही था कि 11 बजे के करीब मैनेजर जो होता है पारस रेड्डी वे सुधीर के घर पे आता है और उसके घर का डोरबेल बजाता है। संध्या पारस रेड्डी को देख करके घबरा जाती है और कहती है कि वे घर पे नहीं आए हैं, वे काम पे गए। तब पारस रेड्डी कहता है हाँ मुझे पता है वे घर पे नहीं है, वे साइड पे गया है, घर में आने के लिए नहीं कहोगी क्या। तब संध्या जो है दरवाज़ा खोल देती है और इशारा करती है ठीक है आ जाइए। आने के बाद वे सोफे पर बैठ जाता है। जैसे ही पारस रेड्डी सोफे पर बैठता है, संध्या दूसरे कमरे में जाती है और दूसरे कमरे में जाने के बाद अपने पति सुधीर को फ़ोन करती है और कहती है कि पारस रेड्डी यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये यहाँ पे क्यों आए हैं। तब सुधीर भी कहता है कि यार वे वहाँ कैसे पहुँच जाते, उन्हें तो फैक्ट्री में होना चाहिए, वे कैसे हमारे फ्लैट पे चले गए। तो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं घर में अकेली हूँ, आप जैसे मर्जी वैसे जल्द से जल्द आइए। तब सुधीर कहता है कि तो मेरा फ्लैट काफ़ी दूर है और आने में करीब 1 घंटा लग जाएगा। जैसे ही फ़ोन काट करके संध्या देखती है तो पारस रेड्डी जो होता है वे सोफे पे बैठ रहा होता है। उसके बाद पारस रेड्डी को रोता हुआ देख करके संध्या कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप एक गिलास पानी ला करके उसके सामने रख करके चली जाती है। पारस रेड्डी लगातार रोता रहता है। उसके बाद जो है तब तक 1 घंटे बाद सुधीर भी वापस अपने फ्लैट पे आ जाता है और वे पारस को रोता हुआ देख करके अपनी पत्नी से पूछता है क्या हुआ, सर क्यों रो रहे हैं। तो उसकी पत्नी कहती है मुझे नहीं पता, जब से वे आए हैं और जब से बैठे हैं तब से वे रो ही रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सुधीर कहता है कि सर पानी पी लीजिए और बताइए क्या बात हुई है,
आखिर में मेरे घर पे आके क्यों रो रहे हैं? पारस रेड्डी कहता है यार छोड़ो हटाओ, मैं तुम्हारी पत्नी से ये पूछने के लिए आया था मेरे लिए भी कोई लड़की देख ताकि मैं उससे शादी कर लूँ और मैं भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट सकूं। कहता कि सर शुक्रवार को तो आप कह रहे थे कि आपकी भी पत्नी है, आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, तो फिर आप दूसरी शादी क्यों करेंगे? रेड्डी अपना दुख दर्द बयान करते हुए सुधीर को बताता है कि मेरी पत्नी जो है बार बार मुझे कहती थी कि आ जाइए साथ में रहेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन मैं पैसों के लालच में आकर के अपने परिवार के साथ समय नहीं दिया, जिसके कारण वे दूसरी शादी कर ली और मेरे माँ बाप का भी देहांत हो गया है। तो मेरा कोई भी रिश्तेदार और किसी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पैसा तो यार मेरे पास बहुत है, 2-4-5 करोड़ रुपया रखा हूँ और महीने के 2-2.5 लाख रुपया सैलरी भी पाता हूँ, लेकिन ये सब पैसा किस काम के लिए है? ये पैसा किसी मेरे काम के लिए नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी से आया हूँ और तुम्हारी पत्नी से कहना चाहता हूँ कि मेरी भी शादी अपने ही गाँव में करवा दे। उसके नज़र में अगर कोई लड़की हो तो नजर। दोस्तों सुधीर कहता है कि सर आपकी उम्र 40 साल हो गई है, 40 साल की उम्र में कौन लड़की भला आपसे शादी करेगी? कोई लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। तब संध्या कहती है कि मेरी एक चचेरी बहन है, तलाकशुदा है, उसकी भी उम्र करीब 36-37 साल है, अगर आप कहिए तो। तब पारस रेड्डी कहता है कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दोस्तों संध्या जो है अपने घर पे फ़ोन करती है, अपने माँ से सारी बात बताती है। उसके बाद उसकी चचेरी बहन भी तैयार हो जाती है, इधर पारस भी तैयार हो जाता है। उसके बाद दोस्त पारस हेड इंजीनियर रहता ही है, वे जो है लड़की का पासपोर्ट बनवाता है और वे उसे दुबई बुलवा लेता है। दुबई उसी 2 BHK के फ्लैट में, चूँकि 2 कमरे का फ्लैट होता है, तो एक कमरे में सुधीर और संध्या रहते हैं, एक कमरे में उसकी जो चचेरी बहन होती है उसका नाम राधा होता है, राधा और पारस रहते हैं। दोस्तों दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से गुजरती है। चारों लोग जब 1 साल बाद भारत वापस आते हैं तो फिर वे लोग एक मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों सुधीर और पारस रेड्डी की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से गुजर रही थी। दोस्तों 10 साल बाद यानी 2023 में पारस रेड्डी को दिल का दौरा पड़ता है, जिसके कारण उसका निधन हो जाता है। पारस रेड्डी के भी 2 लड़के थे दोस्तों, पारस रेड्डी और राधा के भी 2 लड़के थे और संध्या सुधीर के भी 2 लड़की थे। इसके बाद दोस्तों पारस रेड्डी के न रहने के कारण सुधीर संध्या और राधा का मन दुबई में नहीं लगता है और वे लोग अंतिम में डिसाइड करते हैं, वे लोग वापस जौनपुर अपने गांव आकर के शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों राधा जो होती है जाती है पारस रेड्डी के घर मद्रास में, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको भी बेच करके वापस जौनपुर आ जाती है। पारस रेड्डी को पहले से पता था कि उसे दिल की बीमारी है, इस नाते जितने भी बैंक बैलेंस जो भी प्रॉपर्टी थी वे पहले से ही राधा के कर दिया। दोस्तों आज जो है राधा के पास तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पारस रेड्डी की कमी आज भी उसको खलती है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।